नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी स्टूडेंट्स, चल रहा था, जिसमें आज एमए फाइनल का पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी चल रहा था, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नॉन अलाइनमेंट, असंलग्नता का राजनय। देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असंलग्नता होती क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि असंलग्नता होती क्या है। जो नॉन अलाइनमेंट जो हमारे सामने थ्योरी है आज या जो नीति है, जो थ्योरी हमारे सामने जो हम पढ़ते हैं आज, वो कहाँ से आई? असंलग्नता की नीति या थ्योरी कहाँ से आई? असंलग्नता कहते किसे हैं? किसी के साथ, अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करें, असंलग्नता नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी के साथ। अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ होता है किसी के साथ ना होना। असंलग्न मतलब किसी में संलग्न ना होना। जब शीत युद्ध, ये जो थ्योरी आई थी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विकास है। विश्व जो है, जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध में क्या हुआ कि पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुवीय हो गया था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था। और दोनों में तृतीय विश्व के शीत युद्ध लगातार बना रहा। ऐसे समय में या उस समय जो तृतीय विश्व के देश हैं, या भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, या उस समय जो अपन ये कहें कि नए नए आजाद हुए देश थे, उनके सामने ये समस्या थी कि वो किस गुट में शामिल हों, अर्थात वो अमेरिकी गुट में शामिल हों या ऐसे समय में साम्यवादी सोवियत संघ के गुट में शामिल हों। तो ऐसे समय में नेहरू जैसे नेता ने दोनों से पृथक रहने की नीति अपनाई। क्या सोचा कि भाई हमारे हित जो है, हम नए नए अभी आजाद हुए हैं, विकासशील देश हैं, तो हमारे हित दोनों से जुड़े हुए हैं, हम किसी एक को उपेक्षित नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी एक का साथ दे सकते। तो हमारे लिए चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाहे वो सोवियत संघ है, हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने, अर्थात भारत ने असंलग्नता की नीति अपनाई कि ना तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे और ना हम अमेरिका का विरोध करेंगे। इसी प्रकार ना हम सोवियत संघ के साथ रहेंगे, ना ही विरोध करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। इसको तटस्थता भी शब्द काम में लिया जाता है, अर्थात हम तटस्थ रहेंगे होता है। तो वहां से असंलग्नता की नीति का विकास होता है या प्रारंभ होता है, अर्थात एक तरह से इसको तटस्थता की नीति भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि तटस्थ का मतलब बिल्कुल निरपेक्ष होना नहीं है। तटस्थ का मतलब ये है कि आपसी विवादों में ना पड़कर हम दोनों का समर्थन लेंगे भी और सहयोग भी लेंगे और समर्थन भी लेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम दोनों के साथ हैं, लेकिन विवाद में हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। तटस्थता कहते किसे हैं? ये तो हो गया असंलग्नता कहते किसे हैं, तटस्थता कहते किसे हैं, या नॉन अलाइनमेंट कहते किसे हैं। अब जब राजनय की बात आती है तो देखिए, राजनय का विश्व राजनीति में किसी भी देश की स्थिति, निर्धारित दृष्टिकोण, तो लक्ष्य एवं विश्व राजनीति में सक्रियता के अनुसार निर्धारित होता है। शक्तियों के साथ तो असंलग्नता की नीति अपनाने वाले राज्य का राजनय विश्व की सभी महाशक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय, क्योंकि हमें सभी के, देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण क्या होता है? राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित हमें हर देश से हमारे संबंध अच्छे होंगे तो ही हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। इस प्रकार जो असंलग्नता की नीति अपनाने वाले राज्य हैं, वो संपूर्ण महाशक्तियों से अपने संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि सैनिक गठबंधन में बंधा हुआ राज्य केवल अपने पक्ष के राज्यों के साथ ही निकट सहयोग स्थापित कर पाता है। अर्थात हम अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होते तो हम कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विरोधी हो जाते, और अगर हम सोवियत संघ का साथ देते तो हम कहीं ना कहीं अमेरिका के विरोधी हो जाते। इसलिए हमने क्या किया कि महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अथवा विरोधी के प्रसार को लगाने के लिए जरूरतमंद राज्यों को सहायता देने की नीति जो अपनाई थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आज वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राज्य जिस प्रकार राजनयिक आचरण करते हैं वह व्यक्तिगत राजनय से कुछ भिन्न है। अर्थात जिस प्रकार शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जब शीत युद्ध काल था, अमेरिका सोवियत संघ का विरोध कर रहा था, उसके खिलाफ राजनीति कर रहा था या उसके विरोध में प्रचार प्रसार कर रहा था, लेकिन इधर सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, प्रचार प्रसार कर रहा था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो आज जो है पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है। उसके बाद अमेरिका ही सर्वोच्च शक्ति विश्व में
उभर कर सामने आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि अब इस पर सवाल उठ जाते हैं कि असंलग्नता का राजनय इसी को हम क्या सार्थक है या नहीं है, विशेषताएं होती हैं, अर्थात क्या इसकी थ्योरी, इसी को हम आगे तक क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, अर्थात क्या इसकी थ्योरी होती है, क्या इसकी आलोचना की जाती है, और क्या इसको मतलब उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं। असंलग्न राजनीति की क्या उपयोगिता हो सकती है, इसी को हम देखते हैं। देखिए, असंलग्नता की नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विकास है। राज्यों ने किसी भी पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच शीत युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारत के कुछ राज्यों ने किसी भी गुट में संलग्न न रहने का निर्णय लिया था तथा भारत के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। राज्यों किसी राज्य के साथ सैन्य गठबंधन में ना बंध बनाए रखना चाहते थे, असंलग्न राज्यों अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं दोनों ही गुटों से अपना सहयोग के औचित्य बनाए रखना चाहते थे हित की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बिना किसी पूर्वाग्रह के औचित्य एवं राष्ट्रीय हित की दृष्टि से विचार प्रकट तटस्थता है करते हैं। देखिए, मैंने समझाया अभी बताया था ना कि असंलग्नता एक सक्रिय तटस्थता है कि दोनों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है निष्क्रिय तटस्थता से नहीं है हम, लेकिन हम सक्रिय तटस्थ दोनों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, जुड़ते हैं तटस्थ रहेंगे हम, जुड़ने में सक्रिय तटस्थ रहेंगे। अगर हमारे हित किसी देश के साथ जुड़ते हैं तो हम उसके साथ जुड़ने में कोई ऐतराज है ना नहीं करेंगे। नॉन अलाइनमेंट। अब सवाल ये उठता है कि असंलग्न राजनीति का औचित्य क्या है ना, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी। तो भारत ने असंलग्न राज्य का अनुशीलन निम्नलिखित कारणों से किया था, प्रयत्नशील है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत विश्व शांति की स्थापना के लिए अकारण ही प्रयत्नशील है। स्थिति को यदि वह किसी गुट में शामिल होता है तो अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति को बढ़ावा व्यवस्था से कोई खास, हम विश्व शांति के समर्थक रहे हैं, तो ना तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था से कोई खास अपन कहें कि सोवियत संघ से ना लगाव है, ना दुश्मनी है, और ना ही साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ या अपन कहें कि सोवियत संघ से कोई दुश्मनी है, तो हम युद्ध को तटस्थ रहना पसंद करेंगे, हम किसी एक का साथ दूसरी बात देकर विश्व में युद्ध को हम समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि गुटनिरपेक्ष रहकर ही भारत युद्ध को टालने में अपने प्रभाव का प्रयोग हो जाएगा कर सकता है। किसी गुट में अगर शामिल होने के बाद उसका ये प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी एक गुट में अगर शामिल हो जाता है भारत तो दूसरे गुट का विरोधी हो जाता है। तीसरी बात है कि असंलग्न राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारों की स्वतंत्रता का घोतक है। पंडित नेहरू के शब्दों में ही कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल हो जाना अपनी राय को बलिदान करने के समान है। हम अपने भाई हम क्यों तो हम पूंजीवादी बने और हम स्वतंत्र, क्यों हम साम्यवादी बने, तो इसलिए हम अपने खुद के स्वयं के विचार रखते हैं और हम स्वतंत्र विचार रखते हैं। तो इसलिए तटस्थता की जो राजनीति है वो अपने स्वतंत्र विचारों का घोतक होती है। भारतीय राजनीति पर यहाँ की भौगोलिक दिखाई देता है, परंपरागत एवं संस्कार विषयक परिस्थितियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। अपनी संस्कृति एवं अतीत की परंपराओं के कारण यह दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, निष्पक्ष विचार और साहस, आत्मसम्मान, निर्भीकता और सहिष्णुता आदि गुणों से प्रेरित है। अर्थात हम दोनों और असंलग्नता का जो राजनय है वो इसी का प्रतिफल रहने है। के लिए इतना साहस हमारे अंदर अर्थात हम दोनों गुटों से निष्पक्ष रहेंगे, रख सकते हैं, निष्पक्ष रहने के लिए इतना साहस हमारे अंदर है, निष्पक्षता की भावना रख सकते हैं, अपने आत्मसम्मान के साथ हम रहेंगे, निर्भीकता के साथ रहेंगे और सहिष्णुता के साथ रहेंगे। इसीलिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। अनुकूल है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असंलग्न राज्य ने भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल सहयोग की आवश्यकता भारत को अपने आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है। यह सहयोग असंलग्नता की नीति अपनाने पर पर्याप्त और सरलता से निर्भर रहने मिल सकता है नहीं है। इसके लिए किसी एक देश या गुट पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण आत्मसम्मान को भी धक्का लग सकता है। आजाद हुए हैं, चूंकि हम कहा कि हम नए आजाद हुए थे, तो की जो स्थिति है आजाद हुए हैं विकासशील स्थिति में है 91 से पहले का ही जरूरी था। तो की जो स्थिति थी उसमें हमें दोनों का सहयोग, आर्थिक सहयोग दोनों का ही जरूरी था। इसलिए हमने की नीति को बिना किसी अपना लिया, विवाद के, बिना किसी भय के असंलग्नता की नीति को भारत इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौगोलिक स्थिति के कारण भी भारत इस नीति को अपनाने के लिए तो प्रेरित हुआ। चीन की भौगोलिक निकटता के कारण यदि पश्चिमी गुट के साथ संधियां करना चाहे तो रूस तथा चीन की भौगोलिक निकटता के कारण ऐसा नहीं कर सकता। और साम्यवादी देशों के साथ इसकी सैनिक संधियां इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार हमारी भौगोलिक वह हिंसात्मक एवं दमनकारी नीतियों का भौगोलिक विरोधी रहा है। अर्थात हमारी भौगोलिक संरचना जो है
भारत की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि हम किसी भी गुट का समर्थन या किसी देखिए जहाँ पूंजीवाद होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के भी समर्थक ये कहें कि साम्राज्यवाद भी पनपता है साथ में। इसी प्रकार तो हम साम्राज्यवाद के भी समर्थक परंपराएं नहीं हैं, वो किसी भी प्रकार की हिंसा और इसी प्रकार हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं वो किसी भी प्रकार की हिंसा और दमन का समर्थन नहीं करती। तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे मित्र और शत्रु अपन ये कहें कि देखिए इधर रूस तथा चीन की भौगोलिक निकटता, रूस से भी हम पास में हैं और चीन के पास में हैं, तो हम किसी एक के साथ संधि मतलब सोवियत संघ के साथ था, अभी वो उसको हम रूस बोलते हैं 91 के बाद, पहले सोवियत संघ के बाद हम ही कहलाता था, उसके 91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद हम उसको रूस बोलते हैं। तो उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण हम किसी एक गुट में शामिल तो इस तरह नहीं हो सकते, सॉरी सैनिक गुट में शामिल जरूरी नहीं हो सकते। तटस्थता की नीति इस तरह से असंलग्नता का राजनय की जो डिप्लोमेसी हमारे लिए जरूरी था, तटस्थता की नीति हमारे लिए जरूरी थी, या नॉन अलाइनमेंट की जो डिप्लोमेसी है वो हमारे लिए क्यों जरूरी थी, ये मेरे ख्याल